Hello everyone, Nisha this side. So let's continue third part of first chapter without any delay. तो कल तक जो है हमने पार्ट 2 कवर किया था यहाँ तक कि कैसे आप जो है क्वेश्चन करते हो कि आपका नाम क्या है, कहाँ आप रहते हो और उसका आंसर हम कैसे करें। हाँ, इस चैप्टर के एंड में यानी कि अब हमारे पास 5-6 पेज रहते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के। इसके बाद मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की लाइंस भी बता दूंगी कि इंट्रोडक्शन देना चाहिए। हालांकि ये आगे चैप्टर्स में आता है आराम आराम से करके, लेकिन 5-6 लाइन या 3-4 लाइन ऐसी होती हैं कॉमन जो अगर अभी भी आप मतलब याद भी कर लोगे तो भी कोई जो है बुरी बात नहीं होगी। तो वो जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि इंट्रोडक्शन अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, जो 5-6 बेसिक लाइंस होती हैं वो आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे है पार्ट 3। देखिए, जार्ट्स दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, यानी कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर या इसका क्या मतलब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है जर्मन में। तो देखिए, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है आउज जाके जार्ट्स यानी सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरा होता है फ्रागर जार्ट्स यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। फ्रागे जार्ट्स भी दो में स्प्लिट है, यानी कि डब्ल्यू फ्राग है और जार्ट्स फ्राग है। डब्ल्यू फ्राग क्या होता है, जो डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम डब्ल्यू फ्राग बोलते हैं। जार्ट्स फ्राग वो होते हैं जिनका आंसर आप सिंपल यस और नो में करते हो, यानी कि या और नाइन। या का मतलब होता है यस, नाइन का मतलब होता है नो, फ्रागा का मतलब होता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन की, यानी कि आउसजागेजार्ट स्टेटमेंट सेंटेंस की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहती है। जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मस्ट है कि आपको ये चीज़ें पता हो, ये पॉइंट और ये रूल्स आपको मालूम हो। वर्ब हमेशा आउस जाके जाट्स में सेकंड पोजीशन पे रहती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। अब कॉन्जुगेशंस मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया है। कॉन्जुगेशन क्या थी, इश के साथ ई, दू के साथ एस टी, और जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स थी यानी कि जो हमारी वीक वर्ब्स थी उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या क्या थे, ये सब चीज़ें यानी कॉन्जुगेशंस कल हमने सेकंड पार्ट में किया है। तो इसमें क्या है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होगी। इश, दू, एरेजी, ईयर, वेयर, इसी पे तो डिपेंड करता है, कल हमने देखा, राइट। वर्ब और सब्जेक्ट कम बैक टू बैक, वर्ब और सब्जेक्ट हमेशा बैक टू बैक आते हैं, यानी आगे पीछे होते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा देन वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट इधर कैन बी रिटर्न इधर एट द फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा। फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है ये भी। लेकिन जो है वर्ब है उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है मेन वर्ब आ गई, या फिर आपके पास अदर जो भी सेंटेंस में चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दी, उसके बाद वर्ब है। थर्ड पोजीशन पे भी आप जो है सब्जेक्ट को लिख सकते हो, यानी सब्जेक्ट की दो पोजीशन हो सकती हैं, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट को आप कहीं और नहीं लिख सकते, कहीं और नहीं पुट कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हाँ सब्जेक्ट क्या है, ओब्वियसली। नेक्स्ट हमारा है वर्ब और सब्जेक्ट हमेशा कम बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब आगे पीछे ही आपको लिखनी है, वहीं ऐसे ही मिलेगा आपको। सब्जेक्ट को या तो आप फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो या फिर आप थर्ड पोजीशन पे रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इज, एम, आर, वोज, वर्ड, डू, डज आर नॉट ट्रांसलेटेड व्हेन दे कम एज हेल्पिंग वर्ब। जब भी देखो, जैसे इंग्लिश में हमारा इज, एम, आर ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है सेंटेंस में, राइट। जर्मन में अलग केस है। जर्मन में इज, एम, आर हो गया, वोज, वर या डू, डज, कभी भी आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करते ही नहीं हो, यानी कि जर्मन में कोई वर्ड नहीं है इनके लिए जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आती है। देखिए मेन वर्ब कौन सी होती है, जो एक्टिविटी मेन वर्ब में होती, मतलब कि मेन वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में या जो सब्जेक्ट जो है उस एक्टिविटी को कर रहा हो। ठीक है, यानी कि कोई पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई स्लीप मतलब सो रहा है, मतलब ये सारी हमारी मेन वर्ब होती है। इनको आप क्या करोगे, आप इनको कॉन्जुगेट करोगे,
ठीक है, आप इनको कॉन्जुगेट भी करोगे, आप इनको ट्रांसलेट भी करोगे, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे कि मैं बोल दूं कि ही इज स्लीपिंग, तो इज ट्रांसलेट नहीं होगा, स्लीपिंग ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि इज एम आर वोज वर डू डस ट्रांसलेट नहीं होता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब, फिर रेस्ट और वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट्स में देखा। अब देखिए, जैसे दो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है आई एम नॉट गोइंग। नोट के लिए निश्ट यूज करते हो आप, ठीक है, निश्ट यूज करते हो। तो अकॉर्डिंग टू आर रूल सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। आई का सब्जेक्ट क्या होता है, इश, मतलब आई को हम इश बोलते हैं, इश। सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। वर्ब हमारे पास है गोइंग, गोइंग हमारे पास वर्ब है, और गोइंग को जर्मन में बोलते हैं गेन। गेन का मतलब होता है टू गो, राइट। तो इश के अकॉर्डिंग गोइंग यानी जो गेन है वो कैसे कॉन्जुगेट होगा, ई एन रिमूव होकर ई ऐड होगा वहां पे, राइट। तो इश गेह, सेकंड पे वर्ब आ गया, थर्ड पे रेस्ट। रेस्ट हमारे पास क्या है, निश्ट। क्या आपने यहाँ देखा कि हमने एम को ट्रांसलेट किया है, नहीं किया। जैसे मैंने आपको रूल में बताया था, इज एम आर वोज वर डू डस ट्रांसलेट होंगे ही नहीं अगर ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हमारे पास सेंटेंस में दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, देन हमने अपना वर्ब को लिखा, इश गे निश्ट। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द था, रेस्ट में हमारे पास नोट था यानी निश्ट था, उसको हमने लिखा इश गे निश्ट, यानी कि आई एम नॉट गोइंग। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग के लिए क्या होगा, इश सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, वर्किंग, यानी आरबाइट जो है इसका वर्ब होती है टू वर्क, आरबाइट बोलते हैं। तो इश के अकॉर्डिंग उसमें ई एन हटके ई ऐड होगा, यानी कि आरबाइटर, इश आरबाइटर। थर्ड पे हम रेस्ट लिखते, लेकिन रेस्ट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, नोट वगैरह। एम को हम ट्रांसलेट करेंगे नहीं, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया एक्यूरेट फॉर्म में, इश आरबाइटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आप स्टेटमेंट सेंटेंस को जो है फॉर्म करते हो, ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश टू जर्मन में। ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, इस रूल से आप मतलब आपको इजी रहता है, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट नहीं करोगे स्टेटमेंट सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है फ्रागजार्ट्स। फ्रागजार्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, ये हमने ऊपर देखा, डब्लू फ्रागर और जार्ट्स फ्रागर। सबसे पहले हम डब्लू फ्रागर की बात करेंगे। डब्लू फ्रागर में क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होंगे। डब्लू वर्ड्स कौन से होते हैं, बेसिक इंग्लिश में बात करें, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, डब्लू वर्ड्स होते हैं। हुम, हु, ये सब क्या है, डब्लू वर्ड्स होते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एज पर सब्जेक्ट, जैसे पीछे था। सब्जेक्ट इसमें थर्ड पोजीशन पे रहेगा, सब्जेक्ट आप इसमें फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने पीछे उसमें किस में देखा था, अभी स्टेटमेंट सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट फर्स्ट और इधर थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन डब्लू फ्रागा में यानी फ्रागजार्ट्स के फर्स्ट टाइप डब्लू फ्रागा में कभी भी सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखोगे, सब्जेक्ट जो है हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही रहेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपको याद होना चाहिए रूल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का। सबसे पहली पोजीशन पे डब्लू वर्ड को हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डब्लू वर्ड प्लस सेकंड पोजीशन पे वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, थर्ड पे हमारा सब्जेक्ट, फोर पे रेस्ट, और ऑब्वियसली वो हमारे पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हैं तो क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन मार्क को आप स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये पूरा फॉर्मूला, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रूल, फॉर्मूला तो नहीं, आई एम सॉरी, पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। देखिए स्ट्रक्चर आप याद रखते जाए, सेंटेंस आगे प्रैक्टिस से फॉर्म होते जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहली पोजीशन पे डब्लू वर्ड, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आती है, थर्ड पोजीशन पे आपका सब्जेक्ट आएगा, फोर्थ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी बचा है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वेयर इज ही गोइंग टू, वो कहाँ जा रहा है। तो वेयर को हम जर्मन में बोलते हैं वोहीन। वोहीन हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया डब्लू वर्ड। सेकंड पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। गोइंग की वर्ब अभी पीछे हमने देखा गेन, गेन बोलते हैं हम गोइंग को। अब गेन, वोन, गे, ही के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे। ही के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन में यानी एर, एर था, एर में आपके पास आएगा टी, टी ऐड करते हो। तो वोइन, गेट, ईयर, ईयर, ठीक है, सब्जेक्ट। रेस्ट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसको हम ट्रांसलेट करते ही नहीं, तो वोइन गेट एयर।
वोहिन गेट ईयर, वेयर इज ही गोइंग टू। अब देखिए ये आपको जो लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको याद होगा तो ही आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन कर सकते हो जर्मन में, अदरवाइज आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा डब्ल्यू वर्ड, किस डब्ल्यू वर्ड को हम जर्मन में क्या बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं बोल के बता देती हूँ। वेयर, हु को हम क्या बोलते हैं, वेयर। हु को बोलेंगे हम वेयर। नोमिनाटिव केस होता है, नोमिनाटिव, अकुजाटिव, डाटिव मैंने पार्ट 2 में थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से बताया है। ठीक है, होम को हम बोलते हैं वैन, होम को बोलेंगे वैम, याद होना चाहिए, इसका कोई तरीका नहीं है, याद करना है। वेयर को बोलेंगे वो, वेयर फ्रॉम को बोलते हैं वोएर, वेयर टू को वी, हाउ या वट को, हाउ या वट हम पर्सनल क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करोगे वोहिन। विच के साथ अगर कोई नाउन आती है, यानी कि विच के साथ नाउन, विच के साथ हमेशा ही नाउन आती है, सबसे जो है मेन चीज़ मैं बता दूं, तो उसके लिए वो विच के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वेल्श। वट के लिए यूज़ करोगे वाज। वेन के लिए क्या यूज़ करते हो, वान। और वाई के लिए वारम। ठीक है, हाउ मच के लिए, हाउ मच ऑब्वियसली आप अनकाउंटेबल चीज़ें के लिए ही पूछते हो। ठीक है, कितना पानी, कितने लीटर पानी, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल ही तो, आप पानी को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो स्पेसिफिकली। तो वी फील, हाउ मच के लिए आप बोलते हो वी फील, इस वी को वी नहीं बोलोगे, एफ साउंड करेगा इसका, हमने जो है पीछे बात करी है, वी फील। हाउ मैनी के लिए आप क्या बोलोगे, काउंटेबल होता है, मैनी आ गया काउंटेबल है, मच होगा तो अनकाउंटेबल में आता है, मैनी है तो काउंटेबल है, तो उसके लिए यूज करोगे वी फील। अब पीछे हमारे पास फील था, ई नहीं था, इसमें हमारे पास है ई, लास्ट में ई भी है, यानी वी फील। वट टाइप ऑफ, वट टाइप ऑफ के लिए आप क्या बोलते हो, वाज फ्यूर आइन, क्या यूज करोगे, वाज फ्यूर आइन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। जाट्स फ्रागर, जाट्स फ्रागर में क्या होता है, वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहती है। देखिए जो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी रूल्स वगैरह, अगर ये भी आपने याद कर लिए ना, आपकी काफ़ी चीज़ें, मतलब ये आपने समझ ली, बेसिकली समझ कर याद कर ली, तो ये चीज़ें आपको यहीं से थोड़ी सी ईजी लगने लगेंगी, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी अगर एक बार आप इसको रीड करके छोड़ देते हो तो देखिए वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो हमें पता चल चुका है कि हमेशा वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्जुगेट होती है, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। अब इसके रूल बिल्कुल अलग है, वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ गया। स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, सेकंड पे सब्जेक्ट है, थर्ड पे हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और फोर्थ पे हमारा क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, इज ही कमिंग टुडे को हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हमारे पास आनी चाहिए वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। तो कमिंग की जो कमिंग को हम जर्मन में बोलते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब होता है टू कम। अब देखो ही यानी कि एर, एर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे तो एड, इसमें एंड में ई एन रिमूव होके टी ऐड होगा, राइट। तो क्या आएगा, कॉम्ट। सेकंड पे हमारा सब्जेक्ट जो कि ही है यानी ईयर। टुडे को हम जर्मन में बोलते हैं हाउट, हाउट। ठीक है, हाउट। इज तो ट्रांसलेट होगा ही नहीं, तो क्या आएगा, कॉम्ट ईयर ह्यूटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इज ही कमिंग टुडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको पॉजिटिवली आंसर करना है, तो आप या में आंसर करेंगे, जे ए को जा नहीं बोलोगे, या बोलोगे, इसका मतलब है यस। पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर है, तो उस केस में आप बोलोगे नाइन, नाइन का मतलब है नो। नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर नाइन, और नेगेटिव क्वेश्चन है पॉजिटिव आंसर है तो उसमें आप डॉक यूज कर सकते हो, यानी कि यस, इसका मतलब ही यस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जूम बाइशपील, फॉर एग्जाम्पल प्लस पॉजिटिव हमारे पास है, पॉजिटिव आपको क्वेश्चन जो है पूछना है। पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे पूछते हो आप, कॉमन जी हाउटे, क्या वो आज आएंगे, आएंगी, आएंगे। कॉमन जी हाउटे, क्या वो आज आएंगे, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, राइट। आप मतलब पॉजिटिव मैनर में पूछो, क्या आज वो आएंगे, हम ऐसे जब नॉर्मली पूछते हैं तो पॉजिटिवली पूछते हैं, तो पॉजिटिव आंसर इसका क्या होगा, या इश्को में ह्यूट, यस आई कम टुडे, यस मैं आज आऊँगा, ठीक है, आऊँगी। तो आप इसका पॉजिटिव आंसर करें, नेगेटिव करोगे तो कैसे करोगे, नाइन यूज़ करोगे, इश्को में निश्ट हाउटे, निश्ट का मतलब होता है नोट, हेउटे का मतलब होता है टुडे,
नो आई एम नॉट कमिंग टुडे, इसमें है यस आई एम कमिंग टुडे, इसमें है नो आई एम नॉट कमिंग टुडे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्वेश्चन था। पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर भी हो सकता है और नेगेटिव आंसर भी हो सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन है क्योमन जी निश्ट हाउटे, इशी मतलब कि आर यू नॉट कमिंग टुडे, ये नेगेटिव आंसर होगा कि आज आप नहीं आ रहे हो क्या। तो आप नेगेटिव आंसर क्या करोगे, नाइन इश कौमे इश कौमे निश्ट हाउटे, नो आई एम नॉट कमिंग टुडे। पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है, डोक इश कौमे हाउटे, नो आई एम कमिंग टुडे। ठीक है, एक ये पॉजिटिव आंसर ही तो हो गया कि नो आई एम कमिंग टुडे, मैं आज आ रहा हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कोमा इन जर्मन। अब हमारी इंग्लिश में हम इन्वर्टेड कोमा जनरली ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जर्मन में ये होता है इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर्स इन कैपिटल। कौन से लेटर कैपिटल में होने चाहिए, सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा लेटर कैपिटल में लिखोगे, नेम है वो कैपिटल में लिखोगे, नाउन्स को हमेशा कैपिटल में लिखोगे, जी है यानी कि फॉर्मल यू है और उसके जो भी प्रोनाउंस होंगे पर्सनल या पजेसिव वो सब आप कैपिटल में ही लिखोगे। नेक्स्ट है प्रपोजिशन उंड एडवर्ब। प्रपोजिशन और एडवर्ब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। अगर एक सेंटेंस जर्मन में स्टार्ट होता है प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ तो हम कभी भी कोमा यूज़ नहीं करते जर्मन में। ठीक है, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी लाइक वी डू इन इंग्लिश, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना कि कोई हमारा क्वेश्चन सेंटेंस प्रेपोजिशन या एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो हम कोमा लगा देते हैं। जर्मन में ऐसा नहीं होता, अनलाइक इंग्लिश। वर्ब इज रिटन इन सेकंड पोजीशन, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर आती है। कॉम्पोजिटा, देखिए कॉम्पोजिटा क्या होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्पोजिटा बोल देते हैं। जो जेंडर होता है लास्ट वर्ड का वो हमेशा जेंडर पूरे नए वर्ड का जेंडर बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया जेंडर तीन होते हैं, मस्कुलिन न्यूट्रल फेमिनिन, उसके अकॉर्डिंग हम दी दास डियर का यूज़ करते हैं। तो जो भी उसके कंपोजिशन के बाद यानी कि दो वर्ड को हमने कंबाइन कर लिया उसके बाद जो लास्ट वर्ड का जो भी जेंडर होगा वो हमारा जो कंप्लीट न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हुई है उसका जेंडर बन जाता है। समटाइम्स 1-2 लेटर्स आर ओमिटेड, कई बार एक या दो लेटर को हम ओमिट भी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि या दो लेटर को हम कंबाइन करते टाइम छोड़ देते हैं, उसकी नीड या रिक्वायरमेंट हमें नहीं लगती। समटाइम्स एक्स्ट्रा एस या एन जो होता है, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कोमा आए हैं जर्मन वाले। समटाइम्स जो एक्स्ट्रा एस और एन होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं उन वर्ड के बीच में, एक वर्ड ये रहा प्लस एक वर्ड ये रहा, इन दोनों के बीच में कई बार हम एस या एन एक्स्ट्रा ऐड करके इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जब एक नाउन को हम ऐड करते हैं विद अ वर्ड ऑफ डिफरेंट, किसी डिफरेंट टॉपिक के वर्ड के साथ हम किसी नाउन को ऐड करते हैं तो जो नया वर्ड बनता है वो भी एक नाउन ही बनता है। ठीक है, कंपोजिटा इज नॉट लिमिटेड टू, कंपोजिटा सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए लिमिटेड नहीं है। टू और मोर वर्ड्स डिफरेंट टॉपिक से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी एक नया वर्ड बना सकते हैं, यानी एक नए वर्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये इसके सारे हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, जेंडर के आर्टिकल होते हैं दी द स्टेयर। ठीक है, काफे प्लस हाउस, काफे होता है कॉफी, हाउस का मतलब होता है हाउस, काफे प्लस हाउस काफे हाउस, क्या बन गया हमारे पास काफे हाउस, ये हमारे पास हो गया कंपोजिटा। ठीक है, लास्ट नाउन का हम लास्ट वर्ड का हमारे पास जेंडर था एस यानी कि दास था, दास होता है न्यूट्रल। तो अब अकॉर्डिंग टू आर रूल हमारा जो नया वर्ड बनेगा, नए वर्ड की फॉर्मेशन होगी उसका जेंडर भी क्या हो जाएगा लास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये भी दास हो गया, एस हो गया। नेक्स्ट है फैमिली प्लस नेम, नामा, फैमिली प्लस नामा, तो ये हो गया फैमिलियन नामा। अब यहाँ पे एन तो नहीं था लेकिन हमें पीछे रूल में पढ़ा एक वर्ड को प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए रेडी करने के लिए हम उसमें एस या एन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एन को ऐड कर दिया यानी कि फैमिलियन नामा। और आर यहाँ पे नामा का जो आर्टिकल था वो डेयर था, डेयर यानी कि क्या होता है मस्कुलिन, तो यहाँ पे ये भी फैमिलियन नामा का हमारे पास आर्टिकल डेयर हो गया, आर हो गया। नेक्स्ट है आरबाइट, आरबाइट होता है वर्क प्लस जाइट, आरबाइट जाइट, जाइट होता है स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया आरबाइट्स, यहाँ पे हमने एस एक्स्ट्रा ऐड किया आरबाइट साइट और इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका भी दी हो गया जेंडर, दी होता है फेमिनिन।
ठीक है। नेक्स्ट है स्प्राख प्लस कोर्स। स्प्राख होता है लैंग्वेज, कोर्स होता है कोर्स, लैंग्वेज कोर्स। तो ये हो गया स्पार्क कोर्स, ठीक है ये। और आर्टिकल हमारे पास आर यानी कि डेयर हो गया। लिबलिंग प्लस बुक। लिबलिंग होता है फेवरेट, बुक का मतलब होता है बुक। लिबलिंग्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे एस इनके बीच में, ठीक है। ये हो गया लिबलिंग्स बुक यानी कि और इसका आर्टिकल क्या होगा, एस होगा यानी कि दास होगा। अब ये भी आपको याद होना चाहिए। इन प्लस डैम होता है इम। अगर आपके पास डैम दास, ये आगे आप पढ़ोगे डैम डैन कहाँ कैसे यूज करते हैं, ये आप मतलब ये अकॉर्डिंग टू अकुजाटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव के केसेस ही होते हैं। तो इन प्लस डैम अगर आपके पास है तो आप सिंपली उसको इम लिख सकते हो। इन प्लस दास है तो इंस लिख सकते हो। बाई प्लस डैम है तो बाइम लिख सकते हो। जू प्लस डैम है तो जूम लिख सकते हो। वोन प्लस डैम है तो वोम लिख सकते हो। ये प्रपोजिशंस है, ये हम आगे अपना जो है फर्दर चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी भी देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी को कर लेते हैं जो भी हमारी बुक में है। डेयर नामा देखिए, और जब भी आप ये याद करने चलोगे हमेशा ये आर्टिकल के साथ ही याद करोगे, रटनी होती हैं बेसिकली बिल्कुल अच्छे से। डेयर नामा नेम, और ये जो आपके पास कोमा के बाद आपको दिख रहा होगा ये इसकी प्लूरल फॉर्म में, यानी कि प्लूरल फॉर्म में अगर आपको बनाना हो तो ये नामन हो जाएगा, प्लूरल नेम्स, ठीक है। अब ये सिंगुलर में होगा सारा, लेकिन यहाँ पे ये जैसे एन है, एन ऐड करते हैं, किसी में ई एन ऐड होता है, किसी में एस ऐड होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। डेयर नामा नेम। माइन, माइन का मतलब होता है माई। दाइन का मतलब होता है योर इनफॉर्मल वे में। ईयर का मतलब होता है योर फॉर्मल मैनर में। डेयर फोरनामा, फोरनामा का मतलब होता है फर्स्ट नेम। नाकनामा, डेयर नाकनामा का मतलब होता है सरनेम। बुक स्टाबेरियन, बुक स्टाबेरियन का मतलब होता है टू स्पेल, जैसे कि हम अपना नाम स्पेल करते हैं, किसी और स्पेलिंग को स्पेल आउट करना हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बुक स्टाबेरियन। हाइसन, हाइसन का मतलब होता है टू बी कोल्ड, हमने किया भी है नोट्स में। जाइन का मतलब होता है एज ईस्ट, या फिर जाइन का मतलब होता है टू बी। जाइन का मतलब क्या होगा, टू बी। और एर ईस्ट का मतलब होता है ही इज। वोनन का मतलब होता है टू लिव। इन का मतलब होता है इन। दी स्टार्डट, स्टार्डट का मतलब होता है सिटी। और प्लूरल बनाना हो तो कैसे, दी स्टेडट, ये ए मिट उमलाउट हो जाता है, ठीक है। वी का मतलब वट होता है, हाउ, या फिर जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया था, मैंने लिख रखा है नोट्स में, ये आपको याद करना होगा। वेयर को हम हु बोलते हैं, हु को हम वेयर बोलते हैं। वोर को फ्रॉम वेयर होता है, इसका मतलब द इज हेयर फ्राउ, दैट इज मिस्टर मिसिज मिस। हेयर के लिए हम मिस्टर, मिस्टर के लिए हम हेयर यूज करते हैं, फ्राउ के लिए हम मिस वो मिसिज या मिस के लिए हम फ्राउ यूज करते हैं जर्मन में। दासिस्ट का मतलब होता है दैट इज। दी ईमेल अड्रेसी, एड्रेसी अड्रेसी नहीं बोलते अड्रेसी, तो ये क्या होता है, ईमेल एड्रेस। दी हांडी नूमर, हांडी नूमर यानी कि फ़ोन नंबर को बोलते हैं। दी टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर भी फ़ोन नंबर ही होता है। नेक्स्ट देखिए डॉइचलैंड, जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं। ऑस्ट्रिया को हम ओस्ट्राइश बोलते हैं। स्विट्जरलैंड को हम दी स्क्विज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना कि किस कंट्री के आगे आर्टिकल लगता है और किसके आगे आर्टिकल नहीं होता। कंट्री को हम दास लैंड बोलते हैं, और उसको प्लूरल फॉर्म में करना हो तो लैंडर बोलेंगे, सॉरी लेंडर, लेंडर ए आल ए नहीं 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 लैंडर, ठीक है। ये ए के ऊपर आ जाएगा, लेंडर, लेंडर होगा ऑब्वियसली। ए में टुमलाउट को हम ए बोलते हैं, आ नहीं बोलते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेंडर, ये हो गया लैंड, ये लेंडर, ठीक है। कॉमन का मतलब टू कम होगा। आउस का मतलब होता है आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ को हम आउट से बोलते हैं। दी स्प्राख लैंग्वेज होता है, लर्न एंड टू लर्न। स्प्रेशन टू स्पीक, या फिर एयर स्प्रिस्ट का मतलब होता है ही स्पीक्स, ठीक है। एक्सप्रेशन को हमने जस्ट कॉन्जुगेट किया एयर के अकॉर्डिंग टी ऐड करके। वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी, विच लैंग्वेज, वेल्शे का विच होता है, स्प्रेशन स्प्राखन होता है लैंग्वेज, स्प्रेशन होता है स्पीक। विच लैंग्वेज डू, जी का मतलब डू, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक्स। डोइच का मतलब होता है जर्मन। हेलो हेलो, गुटन मॉर्गन गुड मॉर्निंग, गुटन टाग गुड डे, गुटन आबंड गुड इवनिंग, गुटन नाक्ट गुड नाइट, चूस बाय, सियाओ बाय, बिस बाल्ड सी यू सून, आउ विडरजेन सी यू सून, लेकिन ये फॉर्मल मैनर में और ये इनफॉर्मली। नेक्स्ट है हाउ आर यू को कैसे बोलते हैं, वी गेट्स, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड को जेर गुड, थैंक्स गुड, डांके गुड, कंप्लीटली गुड, गांस गुड। गांस का मतलब होता है कंप्लीटली।
नेक्स्ट है जालन, यानी काउंटिंग्स तो आपको आती होंगी, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमने कर ली थी ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए फ्रागन, टू आस्क की जो वर्ब है वो फ्रागन होती है। दी आंटवोट आंसर, आंटवोट। ह्योरन टू हियर सुनना, ह्योरन टू हियर। लेजन टू रीड, एयरलिस्ट ही रीड्स, ठीक है। माखन टू डू या फिर टू मेक। नोटीरियन टू नोट। राटन या एयर राट, ये तो एयर ही के अकॉर्डिंग इसको कॉन्जुगेट किया। राटन का मतलब होता है टू एडवाइस, एडवाइस करना। जागन टू से कुछ बोलना है उसके लिए हम जर्मन में बोलते हैं जागन। जामलन टू कलेक्ट, इकट्ठा करना किसी चीज को। स्क्राइबन टू राइट। स्पीलन टू प्ले। जू ऑर्डन टू प्ले। जू ऑर्डनन, जू ऑर्डनन का मतलब होता है टू मैच, जैसे मैच हमारे पास आते हैं ऐसे हम करते हैं तो उसको बोलते हैं जू ऑर्डनन। डेयर पार्टनर, पार्टनर होता है मेल पार्टनर, और दी आ गया, दी फीमेल के लिए यूज करते हैं, डेयर मेल के लिए, लेकिन ये कुछ ही केस में एप्लीकेबल होता है। कभी हर बार ऐसे सोचो कि डेयर जो है आपके पास मेल साउंड कर रही है कोई भी नाउन, तो वो उसके आगे आप डेयर लगा दोगे, नहीं। जर्मन में बहुत उल्टा केस होता है, आपको नहीं पता चलता। मतलब इसमें ऐसे ही होता है कि कई बार जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश में मतलब उसको हम फीमेल मानते हैं, मतलब फेमिनिज्म में जो मतलब हमारे पास आता है वो यहाँ पे न्यूट्रल में भी है, मतलब वो न्यूट्रल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। दी पार्टनर, पार्टनरेरिन, पार्टनरेरिन का मतलब होता है फीमेल पार्टनर, ठीक है। और प्लूरल बनाना है तो NEN इसमें आप ऐड कर दोगे। दी पर्सन, पर्सन। डेयर टेक्स्ट, टेक्स्ट। दास वोट वर्ड। ओके नेक्स्ट है ऑटोबान, हाईवे को आप क्या बोलते हो? दी ऑटोबान। दी ऑटोबान का क्या मतलब है? हाईवे। नेक्स्ट है बोतल, दी फ्लाशर, फ्लाशे का मतलब होता है बोतल। किंडरगार्टन को बोलते हो डेयर किंडरगार्टन। सूटकेस को आप बोलते हो डेयर कोफर, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सॉरी वंस अगेन, प्लीज ऐसा कुछ बोलना हो तो क्या बोलते हैं, हमने पीछे किया था। एंड नो आइनमाल बिटा, एंड नो आइनमाल बिटा, आई एम सॉरी वंस अगेन प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है पार्डन, वी बिटा यानी कि पार्डन, सॉरी, वंस अगेन, ये इसमें आएगा। नेक्स्ट है दास व्हाट इज ए वर्स्ट ए इश निश्ट दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। वर्स्ट ए का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दास दैट आई इश का मतलब आई निश्ट नोट, अंडर वर्स्ट ए टू अंडरस्टैंड, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है प्लीज अ लिटिल बिट स्लोअर, ऐसा हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बिटा, बिटा का मतलब प्लीज। आइन बिशन langsamer, a little bit slower। langsamer का मतलब होता है स्लो, बिशन का मतलब होता है लिटिल बिट, तो प्लीज आइन का मतलब होता है आ, तो प्लीज आ लिटिल बिट स्लोअर, बिटर एंड बिशन langsamer, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चैप्टर हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए इंट्रोडक्शन में आपको सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दूंगी, यहाँ तक अभी आप इसको करें। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा, इसी के साथ हमारे नोट्स और वोकेबलरी इसकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।